बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामा ये है कि तेहरान के ऊपर जिस तरह की बमबारी की गई है और जिस तरह की फ़ज़ा वहाँ पे इस वक्त दिखाई देती है कि सांस लेने में दुश्वारी है। और मौजूदा सूरत हाल ये है कि हमलों के नतीजे में 1300 अफराद की शहादत की इत्तलात ईरान के अंदर से मौजूद है। उधर लबनान का मंजरनामा जो है कि लबनान में भी 450 से ज़ायद जो हैं वो हलाकतें हो चुकी हैं। लेकिन एक तरफ अमेरिका की तरफ से पैगाम यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर ज्यादा बंद रखा गया तो 20% ज्यादा ताकत के साथ ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा और कहर बरसाया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर अली लारिजानी के अल्फाज देखें या अब्बास इराक्ची के अल्फाज देखें या पासदारान इनकलाब के कमांडर्स के अल्फाज देखें तो वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात का कोई मंजरनामा नहीं है। इस जंग का आगाज अमेरिका ने किया था, लेकिन इसका अंजाम जो है वो हमारी कंडीशंस और टर्म्स के ऊपर होगा। इसके नतीजे में खित्ते में इस वक्त तबाही अमेरिका की कितनी हो चुकी है। बहरी बेड़ा जो तीसरा भिजवाए जाने के दावेदारी है वो किस हद तक उस पर अमल दरामद हो सकता है, और एक बहरी बेड़ा क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल सकता है। ईरान के मौजूदा मंजरनामे में ईरान में डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर हमला होना, ऑयल डिपो के ऊपर हमला होना, स्कूल की बच्चियों के ऊपर हमला होना और फिर उसके ऊपर एक गलत बयानी अमेरिकन सदर की जानिब से होना और उस पर उसका पर्दा चाक बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारों के जरिए होना, ये सारा मंजरनामा जो है इसके ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तेहरान से जॉन हुसैन ने। जॉन हुसैन हमारे साथ पहले भी एक पॉडकास्ट कर चुके हैं। उस वक्त की इतलात जॉन हुसैन की ज़बानी आप तक पहुंची थी। अभी जो ताज़ा तरीन इतलात हैं ये जॉन से ही जानते हैं। जॉन इन दिनों में काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई देते हैं और जो मालूमाती अहदाफ जॉन के इस वक्त हैं वो दूसरी आवाज़ों से निस्बतन मोतदिल दिखाई देते हैं। जॉन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जॉन, मेरी जब गुज़श्ता शब आपसे बात हुई इस पॉडकास्ट के हवाले से, टाइम लेने के हवाले से, तो आपने ये बताया था कि जो वहाँ का मौसमी मंजरनामा है उसके नतीजा ये है कि आपके घर वाले जो हैं वो भी उससे मुतासिर हुए और पूरा पूरा तेहरान जो है वो इससे मुतासिर है। अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है? फ़ज़ा में जो मौजूद गर्द थी वो छटी है या अभी भी उसके पार्टिकल्स मौजूद हैं? बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, आपने मुझे इनवाइट किया एंड फॉर योर काइंड वर्ड्स। बिल्कुल बादल छट चुके हैं, बारिश हुई थी उसके बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे अब तबीयत लोगों की सही हो गई है। अगर बारिश ना होती तो बहुत बुरा हाल होना था, क्योंकि एक केमिकल वेपन की सूरत में ऐसा मतलब फीलिंग आ रही थी कि जैसे किसी ने कोई केमिकल वेपन गिरा दिया हो, इतनी बुरी सूरत हाल थी। लेकिन साथ ही साथ अब यहाँ पे अटैक्स में अगर हम लोग देखें, कल रात को बड़ा हमला किया अमेरिका ने और आज भी कुछ जगहों पे स्ट्राइक्स की। लेकिन उन सारी चीजों के बावजूद ईरान ने अभी अपनी 34th वेव जो है वो लॉन्च कर दी है अटैक्स हम्म, की। तो हम्म, जहां बेसिस पे ये कहते हैं कि हमने जो है वो एयर डिफेंस खत्म कर दिया है, हमने नेवी को खत्म कर दिया है, यहाँ पे बैठ के हमें नजर आता है कि मिसाइलें गिर रही हैं और मिसाइलें जा भी रही हैं, रॉकेट्स जा भी रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का तो हाल आपको पता ही है कि बावजूद इसके कि ट्रम्प कह रहा है हमने नेवी खत्म कर दी और कैरियर वैरियर जो भी वो मंगवा लें, यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं जा पाया ईरान की इजाजत के बगैर, और आगे भी ऐसा ही लग रहा है कि इस तरीके का होल्ड है कि कुछ नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर ये नहीं जाता तो आप क्या समझते हैं कि ईरान कितने अरसे इस जंग को तूल दे सकता है, या स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सकता है, या मिसाइल दाग सकता है? देखिए, ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो जितना देर तक चाहे बंद कर सकता है। उसकी वजह यह है कि ईरान की मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का चोक पॉइंट आता है, और हम्म, उस चोक पॉइंट के अंदर ना सिर्फ वो अपनी जो कामिकाजी बोट्स हैं वो भिजवा सकते हैं टैंकर्स को हिट करने के लिए। 13 टैंकर अभी तक आपने देखा है कि 13 टैंकरों को आग लगा दी है ईरान ने। और ना सिर्फ वो अपनी बोट्स के थ्रू कर सकता है, बल्कि अगर बोट्स खत्म हो जाए तो मिसाइल्स के थ्रू कर सकता है, ड्रोन्स के थ्रू कर सकता है, और अगर ये भी खत्म हो जाए तो माइंस, और माइंस भी अगर वो मसला नहीं है, माइंस कभी चले एंड में जाके आता है मामला। हम्म, तो जो नव सबमरीन्स हैं ईरान की वो इतनी इफेक्टिव हैं और वो बनी ही इस मकसद के लिए हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के शैलो वाटर्स के अंदर नेविगेट कर सकें, मनूवर कर सकें। जबकि यूएस की अपनी जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं वो बड़ी होती हैं, उनका अकूस्टिक सिग्नल ज्यादा होता है, वो डिटेक्टेबल होती हैं, और वो क्रैश भी हो चुकी हैं पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मनूवर करते हुए। तो ईरान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से जो शिप्स जारी, कितनी ही शिप्स प्रोटेक्ट कर लेगा अमेरिका, हर शिप के साथ दो दो डिस्ट्रॉयर तो नहीं भिजवा सकता। अगर भिजवा भी दे तो उस शिप को डैमेज करना ईरान को आता है। और अगर ऐसा होता है कि ईरान बंद करता है, जो कि वो बंद कर सकता है काफी टाइम तक, हम्म, तो हमें पता चलेगा कि इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस इसके बहुत ज्यादा होंगे, जिसका खतरा पहले से ईरान ने दे दिया था कि आप ऐसा ना करें, ये रीजनल वॉर होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सबको पता था कि चोक हो सकता है, किसी ने यकीन नहीं किया वो अलग बात है। लेकिन ये बात मालूम थी सबको कि जो अरब ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को ईरान के खिलाफ अटैक्स में, हम्म, उनको पता थी ये बात कि अगर सपोर्ट गया तो उनका तेल बंद हो जाएगा जाना। और उससे आपको पता है कि दुनिया के अंदर किस तरीके के मुख्तलिफ इकोनॉमिक मामला जो है वो शुरू हो गए हैं। इसमें ईरान का तेल की सिचुएशन नहीं बदली,
4 रुपए लीटर तेल मिलता है ईरानियों को अपने कार्ड पे, 8 रुपए लीटर, वैसे अगर लिमिट पूरी हो जाए तो 8 रुपए लीटर मिलता है। ईरान से तेल खरीदें, बेहतरीन जो है वो आपका अपना भी मसला हल हो जाएगा, और अमेरिका को बोलें कि भाई यहाँ से प्लीज वापस चले जाएं जितनी इज्जत से आए हैं, ताकि सबके लिए अच्छा हो। अच्छा, अब ये बताइए कि ईरान की जो इस वक्त कैपेसिटी है मिसाइल्स के हवाले से, वो उसके बारे में बहुत से इबाम पाए जाते हैं। कोई कहता है 70,000 के करीब मिसाइल्स मौजूद हैं, कोई ये कहता है 3,000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद थे, कोई ये कहता है 3,000 मौजूद हैं, उसमें से कुछ बैलिस्टिक हैं, कुछ हाइपरसोनिक हैं और कुछ क्रूज मिसाइल्स हैं। अभी तक की कैपेसिटी अगर ईरान की देखी जाए तो वेव्स जो हैं उसके अंदर मिसाइल्स की तादाद को कम किया गया, लेकिन अहदाफ ज्यादा निशाने पे लगे हैं। किसी हद तक तो ये समझा जा सकता है कि ईरान की कैपेसिटी कम हो रही है, किसी हद तक ये समझा जा सकता है कि बाकायदा हिकमत अमली के तहत वो टारगेट कर रहा है कि सही टारगेट किए जाए, जाया ना किए जाए। कैपेसिटी के हवाले से दुनिया में जो इबहाम है, ईरान के अंदर जो इबहाम है या जो हकाइक है, इनमें बुनियादी फर्क क्या है? देखें, बिल्कुल बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पे कोई स्टॉक पाइल खत्म हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरान के पास पूरे पूरे शहर हैं जहाँ पे मिसाइल्स जो है वो उन्होंने स्टोर की हुई हैं, और वहां से जो लॉन्चर्स हैं, मिसाइल के लॉन्चर्स, मोबाइल लॉन्चर्स, वो भी निकलते हैं, और लॉन्चर्स की भी कमी नहीं है इनके पास। बहरहाल ये बात भी सच है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने काफी सारे लॉन्चर्स को निशाना बनाया है, और लॉन्चर्स काफी सारे डैमेज भी हुए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ईरान की प्राइमरी रिलायंस अटैक्स के अंदर जो है वो अपने अंडरग्राउंड जो लॉन्चर्स जिन्होंने बनाए हुए हैं, जो कि यूएस के अंदर, जो कि यूएस पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, उनके थ्रू ये अटैक्स करता है। और हमने देखा है, कोई फिक्स नंबर तो नहीं बता सकता, बहरहाल ना यहाँ से पता चल सकता है ना वहां से, क्योंकि इसराइल के अंदर तो शदीद सेंसरशिप है। वहां से तो आपने देखी होगी वीडियो, इंडियन जर्नलिस्ट जो है उन्होंने क्या कहा, मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी वो डाली भी है, और न्यूज के साथ मैं डालता रहता हूँ ये चीजें। तो जो हमें नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि अटैक्स हो सकता है कि आपको लग रहे हो कि कम हुए, लेकिन अभी मुश्तबा खामनाई, जो आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई इलेक्ट हुए, उसके बाद सबसे बड़ी मिसाइल्स का और ड्रोन्स का सैल्वो हमें नजर आया ईरान की तरफ से जाते हुए। और उसके साथ साथ जो मिसाइल्स अब यूज हो रही हैं यासिर साहब, वो यूज हो रही हैं बेसिकली, कमांडर ने कहा है कि 1 टन से कम मवाद नहीं होगा किसी भी मिसाइल के अंदर, अब जो मिसाइल्स जा रही हैं। एक और ये टन गलत से फहमी कम? है लोगों की कि 1 टन से कम किसी भी एक मिसाइल टन के से अंदर मवाद कम का का नहीं होगा। मतलब ये, एक टन से जी। कम का मतलब ये, जहां तक मैं मुबालगा आराई से अगर काम नहीं ले रहा, खुर्रमशहर 4 जो है उसका मजमूई तौर पे जो वजन है वो 30 टन के करीब है, लेकिन उसका वॉर हेड जो है उसमें 1 टन के करीब बारूद है, जो आगे क्लस्टर बॉम्ब्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर 1 टन का मतलब है तो 1 टन फिर ये है कि खुर्रमशहर 4 जो है या उससे मुमासलत रखने वाले मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं। अच्छा, खुर्रमशहर 4 की मजे की बात यह है कि उसका 1.5 से 2 टन का वॉरहेड है, और ये जो मिसाइल्स की बात कर रहे हैं 1 टन वाली, ये नॉर्मल मिसाइल्स जो होती हैं उससे उसकी उसी की तरह की मिसाइल्स हैं। लेकिन जाहिर है ये पुराना स्टॉक पाइल नहीं है, ये जो है वो ईरान की मॉडर्न मॉडर्न का मतलब ये नहीं कि अभी बनाई हो, ये भी बहुत पहले बना चुके हैं। ये वो वाली मिसाइल्स हैं जो क्रूज कैपेसिटी रखती हैं। इनका जो टारगेट है वो अपना अचीव कर सकती हैं, मिड रेंज अपनी जो जो टारगेटिंग है उसको चेंज कर सकती हैं। इतनी केपेबल मिसाइल टेक्नोलॉजी है। इन्होंने रशिया को $3 बिलियन की भी मिसाइल्स बेची हैं। तो आप सोचें जब ये मिसाइल्स जाती हैं, और बिल्कुल सही कहा आपने, खुर्रमशहर 4 का जैसे मुआवजा करें, इसमें खुर्रमशहर 4, इमाद, फतह 2, ये सारी जो डुअल इंजन जो लगा हुआ होता है मिसाइल्स के लेकिन अंदर, ये फतह मिसाइल्स अगर फतह जाती हैं। फतह वाले जो हैं वो तो हाइपरसोनिक में नहीं आते। यस, फतह भी हाइपरसोनिक है, और खुर्रमशहर 4 भी हाइपरसोनिक है, और न्यू जनरेशन ऑफ मिसाइल्स जो ज्यादातर है, सिजील का नया वेरिएशन भी हाइपरसोनिक है। मार्क 16 की स्पीड खुर्रमशहर 4 की है, मार्क 14 और 15 की स्पीड फतह 2 की है। मतलब आप ये सोचें कि 1 सेकंड के अंदर 5.5 किलोमीटर तय करती है, घंटे के अंदर इसका 20,000 किलोमीटर पर आवर का रेडियस है। और हालत ऐसी की हुई है कि वहां पे जो इनका आयरन डोम का सिस्टम है वो उसको ना इंटरसेप्ट कर सकता है और ना वार्निंग दे सकते हैं लोगों को। वो इतनी तेज होती है कि लोगों को, जब तक इजरायली देखते हैं कि मिसाइल लॉन्च हुई है, वो आ रही है, तब तक वो उसको डिटेक्ट करके अपने लोगों तक जब बताते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। अभी आप तसव्वुर करें कि अगर एक मिसाइल के अंदर 80 क्लस्टर वॉरहेड लगे हुए हैं, जब वो ऊपर डिस्पर्स होते हैं क्लस्टर वॉरहेड, जब वो गिरते हैं, तो एक मिसाइल अगर 80 टारगेट पूरे करती है तो 100 मिसाइलें कितने टारगेट्स पूरे करती हैं? 8,000 टारगेट्स जो है वो पूरे करती हैं। तो आई थिंक कि इसके अंदर जो ईरान की कैपेसिटी है उसको अंडर एस्टिमेट पहले भी किया गया था, नहीं करना चाहिए। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं यासिर, अभी भी मैं बता रहा हूं कि ऐसी मिसाइल्स हैं ईरान के पास जो अभी तक ईरान ने नहीं दिखाई हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी ईरान के पास है जो उन्होंने शो नहीं की है। अगर वो सामने आ गई मैदान में तो मेरे ख्याल में बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि यूएस के पास
ईरान की डिबेट छोड़ें कि ईरान के पास कितना स्टॉक पाइल और कितने लॉन्चर्स हैं, वहां पे उनके पास कितने इंटरसेप्टर हैं आप ये पता लगवाएं, क्योंकि 4 इंटरसेप्टर 24 घंटे के अंदर अंदर कल जो है वो 4 इंटरसेप्टर थार्ड के खत्म कर दिए गए, जिसकी मालियात एक थार्ड की जो सिस्टम होती है उसकी $1.1 बिलियन की है। इतलात ये और है कि थार्ड एक बैटरी के अंदर कोई 650 के या 850 के करीब इंटरसेप्टर मिसाइल्स मौजूद थे जिनको टारगेट किया गया। एक इंटरसेप्टर या फिर एक इंटरसेप्टर $12.5 मिलियन का होता है। और आप ये देखिए कि वो इंटरसेप्टर ना सिर्फ इकोनॉमिक कॉस्ट में उनका जाया हो रहा है क्योंकि वो $20,000 के ड्रोन को टारगेट कर रहा होता है, बल्कि प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है यूएस के पास कि वो 1000 अभी टारगेट दिया है लॉकहीड मार्टिन को कि 1000 बना के दिखाओ। ये भाई पहली हमें बार है साल वैसे की। तारीख लॉकहीड मार्टिन ने भी में, वैसे ये मालूम नहीं पड़ता, ये सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो बैठ के बातचीत करते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं कि प्रेसिडेंट ने खुद बुलाया हो लॉकहीड मार्टिन के सरबराह को या दूसरी कंपनीज को कि आप आएं और हमें इस कैपेसिटी में बड़ी तादाद में आप हमें बना के दें, जो पूरे साल की इनकी कैपेसिटी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 25 से 30 इंटरसेप्टर बनाने की है। अब उसको किस तरीके से इनहेंस किया जा सकता है और कितने बड़े पैमाने पर किया जा सकता है, ये खुद एक सवालिया निशान है। बिल्कुल। और आप ये देखिए कि अभी लड़ाई हो रही है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जो अरब ममालिक दोस्त ममालिक हैं, ब्रादर ममालिक, वो इसराइल के भी कुछ जाहिर है उनकी डायरेक्ट दोस्ती भी है इनडायरेक्ट भी है, वो लड़ाई कर रहे हैं अमेरिका के साथ कि भाई इनको आपने इसराइल को इंटरसेप्टर आप भेजे जा रहे हो, हमारे ख्याल नहीं रख रहे, हमारे हमारे मुल्कों के अंदर जो बेसिस हैं उनके ऊपर जो है वो अटैक्स हो रहे हैं, तो हमें भी इंटरसेप्टर दें। तो अभी देखिएगा आप, ये वक्त बताएगा कि रेजिस्टेंस इस पूरी जंग को आगे ले जाने की ईरान के पास सबसे ज्यादा है। ये कंट्रीज के पास ना स्टेमिना है ना फिजिकल कैपेबिलिटी है कि ये इस जंग को प्रोलॉन्ग कर सकें। मकसद ईरान का नहीं है कि अमेरिका को तबाह कर दे ईरान, ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है। ईरान का मकसद ये है कि इस जंग को जितना खींच सके ईरान खींचेगा मेरे ख्याल में। अच्छा, ये बताइए कि नए सुप्रीम लीडर के आने के बाद अहकामात में, इकदामात में या आने वाले मंजरनामे में क्या तब्दीली दिखाई दे रही है? एक नया कॉन्फिडेंस नजर आया है, ना सिर्फ अवाम में बल्कि मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर, क्योंकि देखें 8 दिन इन्होंने ईरान में अब तक जो किया वो बगैर किसी सुप्रीम लीडर के किया। तो आप सोचें जब नया सुप्रीम लीडर आ गया है तो वो सुप्रीम लीडर क्या करेगा जो अभी 8 दिन में हुआ। और जाहिर सी बात है जो लोग बैठे में ऑन ग्राउंड जो लड़ाई कर रहे थे उनको जब एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिली है और अवाम को एक सेंस ऑफ जो है वो होप मिली है, तो यहाँ पे बदले की जो शिद्दत है वो आप सोचें किस तरीके से बढ़ गई होगी। मैं आपको बताऊं, ईरान के अंदर इस वक्त लोग कहते हैं करेंसी के हालात बहुत बुरे हैं, इकोनॉमिक हालात बहुत बुरे हैं। ईरान के अंदर ईरान का जो रियाल है वो भी मजबूत हुआ है, स्ट्रांग हुआ है, मतलब डॉलर की बनिस्बत वो अप्रिशिएट किया है। और उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन भी गिरी है। और उसके साथ साथ इसके साथ साथ जो तेहरान के अंदर ऑयल डिपो, शराम ऑयल डिपो और मुख्तलिफ जो रिफाइनरीज टारगेट की, उसके बावजूद एक तेल की जो प्राइस है एक तोमान भी नहीं बढ़ी, एक रियाल भी नहीं पड़ी। और तेल की सप्लाई भी अभी तक चल रही है, अनलिमिटेड चल रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल लोग जो है वो सुकून से बैठे हुए हैं। जाहिर है अटैक्स तो होते हैं और नॉर्मल तो नहीं कहूंगा मैं कि हालात हैं, लेकिन लोग पूरी उम्मीद है कि ये जंग जो है वो ईरान जीत रहा है और जीतेगा। अच्छा, अगर आज रात हो सकता है ये पॉडकास्ट जो है ये अपलोड जो है वो कल हो, लेकिन अब हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज रात के हवाले से खदशात क्या हैं कि वो कहते हैं कि ज़बरदस्त हमला करेंगे और माजी के हमलों से मुख्तलिफ होगा। किस हद तक शहरी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है और डेथ टॉल जो है वो किस हद तक बुलंद हुआ है? देखिए वो तो रोज कहते हैं कि हम सबसे खतरनाक हमला करेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि खतरनाक हमले होते हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ इसका मतलब ये नहीं है जज्बात में मैं फैक्ट्स को अलग कर दूं। कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका और इसराइल बहुत शिद्दत के साथ अटैक कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन अटैक से मिल क्या रहा है। जिन बेसिस के ऊपर ये मिसाइलें गिराते हैं उन्हीं से थोड़ी देर बाद मिसाइलें जो है ईरान की ऊपर जाती हैं और हिट करने के लिए निकल जाती हैं। जहां जहां सिविलियन एरियाज में ये टारगेट कर रहे हैं, आप देखें रैली के बराबर में जो इनकलाब स्क्वायर है उसके बराबर में खाली जगह पे मारने का क्या मकसद था? 3-4 बॉम्ब जो गिराए इन्होंने, उसका क्या मकसद था? उसका मकसद ये था कि आवाम को सिग्नल मिले कि आपको बाहर सपोर्ट में, लेकिन लोग फिर भी सपोर्ट में बाहर आ रहे हैं। रेजिडेंशियल एरियाज में जो बॉम्बिंग हुई है यासिर, डबल टैप स्ट्राइक्स जो इन्होंने की हैं और जो हॉस्पिटल्स के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर, फायर डिपोज के ऊपर, मेट्रो स्टेशन के ऊपर, स्टेडियम के ऊपर, रेस्क्यू टीम्स के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों पे जो अटैक्स किए इन्होंने, इससे उनको हासिल तो कुछ नहीं हो रहा। आवाम का सेंटिमेंट तो और ज्यादा जज्बा, ईरानी आवाम जो है वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है। यहाँ पे और ज्यादा गुस्सा आता है लोगों को जब ये चीजें आप देखें ना। आयतुल्लाह मुश्तबा खamenei का ट्रम्प ने कहा कि नहीं लगाना चाहिए,
अवाम में मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो शदीद खिलाफ हैं सिस्टम के, जो हम्म। शदीद खिलाफ है मुश्तबा खामनेई साहब के भी। हम्म। लेकिन वो लोग, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि मुश्तबा खामनेई को नहीं आना चाहिए, वो लोग कह रहे हैं भाई अब तो लाना ही लाना पड़ेगा, जरूर हम्म। लेके आए, और वो सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे डिसीजन को। तो आप ये देखें कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है चीजें। हमला कर लें, नो डाउट हमला करेंगे, हो सकता है लीडरशिप नहीं भी खत्म हो जाए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है नई लीडरशिप को भी निशाना बना ले, हो सकता है लोग खत्म हो जाए यहाँ पे। हो सकता है एटम बम भी गिराने पे आ जाए अमेरिका और इसराइल, क्योंकि जाहिर है ट्रूप्स ऑन ग्राउंड तो भेज नहीं सकते, उनको पता है कि नहीं लड़ सकते यहाँ पे ऑन नहीं, ग्राउंड, और अच्छा, ना कोई फायदा हुआ है, पहले भी ये बात वियतनाम में ये भी मार बात खाई, अफगानिस्तान मुबालगा में भी मार खाई। ये बात मुबालगा आराई में है, जज्बातीपन में है, या हक़ाइक़ की बुनियाद पे है कि इस तरह के बहुत से बयानात जो हैं वो मंजर आम पे आ रहे हैं, खदशात का भी इजहार किया जा रहा है। तो ईरान के अंदर क्या ऐसी सोच पाई जाती है कि इस तरह का जो है नुक्ता भी आ सकता है कि एटम बम गिराने के हवाले से भी इकदाम किए जाए? देखिए, ये तो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से आपको एक चीज बता रहा हूँ कि हम्म। मुझे मुझे जहां तक लगता है कि एटम बॉम्ब भी यूज कर सकते हैं वो लोग आखिरी मरहले पे, जब उनको नजर आए कि कुछ भी काम नहीं कर रहा। हम्म। लेकिन उससे भी कोई फायदा आई डोंट थिंक होगा, ये आप देख लेंगे, क्योंकि मुल्क की जो कौम की, जापान वाला केस नहीं है हिरोशिमा और नागासाकी वाला, हम्म। यहाँ पे कौम का जो स्पिरिट है वो बहुत अलग है और बहुत स्ट्रांग है और बहुत यूनिफाइड है। और तो मुझे लगता है, बिल्कुल मुझे खदशा है कि ऐसा हो सकता है। बहरहाल ईरानी ऑफिशियल ये सोचे ना सोचें, मुझे ये जरूर फीलिंग आती है कि क्योंकि जाहिर सी बात है ना, इतनी बड़ी आप फौज लेके आ गए, पहले आपने वो प्रोटेस्टर्स की ड्रामेबाजी की कि वो बाहर आ जाएंगे, मैं अटैक करूंगा तो रिजीम चेंज हो जाएगा। 8 दिन वेट किया, सुप्रीम लीडर कोई नहीं था, नया सुप्रीम लीडर भी आपके खिलाफ, आपकी मर्जी के खिलाफ आ गया, बगैर कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल किए अगर वो यहाँ से जाता है, तो जो बेइज्जती उसकी होगी एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन, जो अरब ममालिक को इसने जो बोला कि मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा और आपकी जो है वो बेसिस आप मुझे दे दें, हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि वो अब दोबारा कभी इस रीजन में आ पाएगा इस जंग के बाद, अगर वो जाता है तो। और हो सकता है इसलिए उसको न्यूक्लियर वेपन, अगर अमेरिका शायद ना चलाए, इसराइल जरूर चाहेगा कि चला दे न्यूक्लियर वेपन, मेरे ख्याल में। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि मुज्तबा खामनाई के हवाले से इतलात ये हैं कि अवाम की बड़ी तादाद ने बैत की है उनकी। बैत करने से यस। ईरान की नज़रियात में क्या मुराद होती है? हमें इस्लामी नज़रियात से तो मालूम है कि बैत सिपा सलार के या रहबर के हाथ पे अगर की जाए, लेकिन ऐसे मौके पे जंग के हालात में बैत करना सरकारी तौर पे ये कोई नज़रिया है या कोई तकरीब है, या फिर ये नज़रियाती तौर पे बैत करके एक पैगाम दिया जाता है? देखिए, ईरान के अंदर जो सिस्टम है वो बिल्कुल उसी तरीके, ये इस्लामी निज़ाम है और इसके अंदर वैसा ही सिस्टम है जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमने जो सिस्टम देखा इस्लामी निज़ाम का। इलेक्शन का जो बैत का सिस्टम है वो ये है कि इलेक्टेड नुमाइंदे जो होते हैं असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के, हम्म। 88 इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, वो बैत इस सेंस में करते हैं कि वो अपनी सजेशन देते हैं कि किसको, उनकी नज़र में किसको सुप्रीम लीडर होना चाहिए। सही। ये कोई रेस नहीं होती जिसके अंदर लोग अपना नाम डालते हैं, हम्म। इसमें असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स खुद से नाम देती है और फिर यूनानिमस कंसेंसस करने की कोशिश की जाती है कि भाई ठीक है, मेरी नजर में ये है, मेरी नजर में ये है। और इसके अंदर कोई, इसमें बहुत सारे नाम थे। हसन खुमैनी का भी नाम था जो आयतुल्लाह खुमैनी के एयर हैं। इसके अंदर सैयद आरिफी, आयतुल्लाह आरिफी का नाम था, हम्म। आयतुल्लाह बाकरी का नाम था, बहुत सारे लोगों का नाम था। और मैंने 3 घंटे पहले जब ये अनाउंसमेंट हुई तो 3 घंटे पहले मैंने अपने ट्विटर पे भी लगा दिया था कि इलेक्शन हो चुका है। हम्म। अब कहानी अंदर की ये थी, जो मुझे कहानी पता चली है, कहानी अंदर की ये थी कि मुश्तबा खामनाई नहीं बनना चाह रहे थे सुप्रीम लीडर। हम्म। खबरगान ने उनको कहा कि नहीं, ये हमारी राय है, वी आर एन इलेक्टेड, हम इलेक्टेड इदारा हैं, हम जो है आप चाहते हैं कि आप बने तो आपको बनना पड़ेगा। और इस वजह से जो है वो आपने काफी थोड़ा बहुत डिले भी देखा इसके अंदर, कि उन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया कि चले ठीक है, आई एक्सेप्ट। काफी सारी बातें मौरूसियत की भी आ रही थी कि वो कोई मोनार्की हो गई है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई अगर बेटे हैं आयतुल्लाह अली खामनाई के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट किया जाए या उनके मेरिट्स को छोड़ दिया जाए। हम्म। मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि ज्यादातर चांसेस आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के ही बनने के हैं सुप्रीम लीडर, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा मुश्तबा खामनाई ही है जो रिक्वायरमेंट्स मीट करता हो खबरगान की। अब आप देखें, उनको वॉर हीरो के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि उन्होंने 17 साल की उम्र में जंग लड़ी इराक के खिलाफ, हम्म। वीडियोस भी मौजूद हैं उसकी। हम्म। उसके साथ साथ इन्होंने 17 साल जो हौजा इल्मिया है उसमें पढ़ाया स्टूडेंट्स को, और इतने पॉपुलर थे कि 1500 बच्चे उनकी क्लास में इनरोल करते थे। स्पेस नहीं होती थी तो लोग बाकायदा लेटर लिखते थे आयतुल्लाह खामनाई को कि भाई इनको बोले हमारी क्लास जो है वो लें। और इसके साथ साथ उनकी जो एक्सपर्टीज है, अब यासिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम्म। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ना सिर्फ एक आलिम दीन है और मुजतहिद हैं, बल्कि उसके अलावा उनकी एक्सपर्टीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
एग्रीकल्चर एंड जो उनकी सिस्टम्स हैं फार्मिंग के उसके अंदर, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इकोनॉमी में उनकी एक्सपर्टीज है। ये रेजिस्टेंस इकोनॉमी का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस इकोनॉमी का मतलब यही होता है कि क्राइसिस के दौर में या जंग की सूरत में इकोनॉमी को किस तरीके से चलाया जाए। तो ही मुस्तफा खामनाई का इतना पॉपुलर सपोर्ट होना, और कुछ लोग, ये जो आम आवाम है उनका तो सेंटिमेंट और ज्यादा बढ़ गया था। ट्रंप ने जब कहा कि मुस्तफा खामनाई को नहीं आना चाहिए तो और ज्यादा सेंटिमेंट बढ़ गया, लोगों ने और एक्सेप्ट किया कि अब ये कह रहा नहीं आना चाहिए तो लेके आओ। तो ये जो है आयतुल्लाह खामनाई, जो मुस्तफा खामनाई आए हैं, आई थिंक इन्होंने एक जो यूनिफाइड ईरान को जो जिस तरीके से लेके चले हैं, इसमें आपको टैक्टिक्स में और पॉलिसी मेकिंग में भी फर्क नजर आएगा, लेकिन स्ट्रेटेजी सेम रहेगी। निगोसिएशन यूएस के साथ नहीं रहेगी जब तक यूएस जो है यहाँ से पैकअप करके नहीं जाएगा, और आई थिंक जंग जो है ईरान अपने ही टर्म्स पे खत्म करेगा अगर करेगा तो। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि सुप्रीम लीडर बनने के लिए आयतुल्ला होना लाजिम है। जब सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई बने थे तो तब वो भी आयतुल्ला नहीं थे और आइन के अंदर तरमीम की गई थी। अब ये हज्जतुल इस्लाम थे तो इसलिए इब्तदाई तौर पे ये सवाल उठते थे कि क्या ये आयतुल्ला नहीं है तो सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। क्या अब की बार भी ईरान में तरमीम की गई है या पुरानी तरमीम के नक्शे कदम पे ही ये आयतुल्ला के मनसब पे फाइज हुए हैं? देखें, ये जो बात है कि तरमीम हुई और आयतुल्ला की रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताता हूँ, ये आयतुल्ला हैं लेकिन कुछ स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मुजतहिद और मरजे में फर्क होता है। मुझे नहीं पता कि वो मरजइयत की उस पे हैं या नहीं है, लेकिन वो मुजतहिद तो बहरहाल हैं। और उसके साथ साथ हमने देखा था आयतुल्ला सैयद अली खामनाई जब बने थे सुप्रीम लीडर, तो दो शिखें होती हैं इसके अंदर। एक, सुप्रीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मतलब जितनी भी पॉलिसी मेकिंग है और सिस्टम को लेके चलना, निजाम को लेके चलना। दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है फिक़ही मसाइल, रिलीजियस मसाइल। आयतुल्ला अली खामनाई के दौर में आयतुल्ला खामनाई वाज द पॉलिटिकल हेड, क्योंकि वो मुज्तहिद थे, लेकिन मर्जा उस वक्त तक जो पब्लिश, उनकी जो उसूल की बुक है वो पब्लिश नहीं हुई थी। तो उनके जो रिलीजियस जो डिसीजन मेकिंग थी वो आयतुल्ला अराकी के हाथ में थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुप्रीम लीडर नहीं बन सकते। वो सुप्रीम लीडर तो हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं होती मरजइयत की, तो उनके उस हिसाब से उनको एज द जो अब उसके अंदर रिलीजियस टर्म्स हैं, वलील अम्र और वलील, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उसकी टेक्निकल लैंग्वेज क्या है, लेकिन उसके अंदर वो रिलीजियस इश्यूज दूसरे जो आयतुल्ला हैं उनकी तरफ लेंगे और पॉलिटिकल इश्यूज और स्ट्रेटेजिक इश्यूज वो खुद लेंगे। तो इस तरीके का सिस्टम बनेगा अगर मुस्तफा खामनाई मर्जा नहीं कंसिडर हुए तो। लेकिन अभी तक ये बात जो है वो आई थिंक प्रिलिमिनरी है, हमें पता चल जाएगा वक्त के साथ साथ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपने कहा कि ईरान अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बकौल अली लारेजानी और बकौल अब्बास इराक़ची, बकौल पासदारान इनकलाब के कमांडर के अपनी टर्म्स के ऊपर ये ख़त्म करेगा। अब वो अपनी टर्म्स क्या होंगी? यानी ये भी कहा गया कि हमले अगर रोक दिए जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि ईरान ने जंग रोक दी। ईरान के अहदाफ क्या होंगे? ईरान कौन से अहदाफ को इस वक्त सेट करके बैठा हुआ है और उस पर अमल दरामद के हवाले से मुमकिन मंजरनामा क्या हो सकता है? आई थिंक सबसे बड़ा जो ईरान का जो निगोशिएटिंग पॉइंट पे सबसे बड़ा पॉइंट होगा वो ये होगा कि अमेरिका अपने इन बेसिस को खाली करे, और जितनी कम इज्जत से वो आया है उससे ज्यादा कम इज्जत से वो वापस चला जाए, क्योंकि कोई फायदा नहीं हुआ उसको यहाँ आने से। और दूसरा जो इनका आई थिंक निगोशिएटिंग पॉइंट पे शायद हो सकता है बात, वो इसराइल के हवाले से हो सकती है या मुख्तलिफ दूसरी चीजों के हवाले हो सकती है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये भी हो सकता है कि आई टेबल के ऊपर, बट वी विल सी। लेकिन ये बात तो तय है यासिर के अभी ईरान क्लियरली, आप देखें ना, ट्रंप कह रहा है कि मुझसे निगोशिएट करो, मैं ईरान मुझसे निगोशिएट करना चाहता है। सबने बैक चैनल्स पे भी सबने मना कर दिया और फॉर्मली भी सबने मना कर दिया। तो बिल्कुल भी मूड नजर नहीं आता ईरान का कि वो बात करेगा इस वक्त जंग के दौरान। अच्छा, खलीजी ममालिक के हवाले से हमलों पे जो खदशात थे या बैक चैनल जो राबिते हुए जिसमें ये यकीन दहानी करवाई गई कि ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, जिस पे दूसरी तरफ से ये कहा गया कि हमले नहीं होंगे, फिर ज़मीन का इस्तेमाल होना और फिर हमलों का होना, ये वाला जो मंजरनामा है इसके रुकने के इम्कानात कितने हैं? देखिए, वो तो बेचारे बार बार कहते रहते हैं ना कि हम नहीं करने देंगे। पहले जंग होने से पहले भी इन मुल्कों ने कहा कि हम नहीं होने देंगे, फिर हुए, फिर उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि अब नहीं होने देंगे, फिर अब तीसरी दफा जो है वो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ये तो बेचारे इनके हाथ में नहीं है कि अमेरिका को रोक सके हमले करने से। और कुछ मुल्क तो ऐसे हैं जो है बाकायदा कह रहे हैं कि भाई करो, जैसे बहरीन है। तो अब्दुल फजल शेख कराची का जो बयान है, शेख अर्ची का जो बयान है वो ये है कि कंट्रीज नॉट एडिंग द यूएस, इजराइल
आर नॉट ईरान टारगेट्स। जो मुल्क नहीं कर रहे इसराइल और अमेरिका को एड, उनको हम टारगेट नहीं करेंगे। तो ये मुल्क अगर बिल्कुल इनके साथ कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन है गल्फ कंट्रीज के साथ, तो ये अगर डेफिनेटिवली ये कह देते हैं किसी भी कॉस्ट के ऊपर कि अमेरिका यहां से खुदाफिज हो जाए, चला जाए, तो आई थिंक बिल्कुल इसके ऊपर हमले जो है वो रुक जाएंगे। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट्स बाद में भी आते रहेंगे यासिर, अभी भी आप देखेंगे स्टेटमेंट्स आएंगे, लेकिन हमले फिर भी होंगे, क्योंकि ये नहीं रोक सकते अमेरिका को, अपने ही मुल्क के अंदर नहीं रोक सकते कि वो हमले हमले ना करे, मेरे ख्याल में, अगर वो चाहते भी हैं तो। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि खित्ते के ममालिक बिलखुसूस चाइना वो किस तरीके की मदद ईरान की कर रहा है, और इस जंग में चाइना किस हद तक मुतासरा मुल्क है, और चाइना उससे निकलने के इकदाम क्या उठा रहा है? देखें, जो जो मुल्क इस वक्त ईरान के साथ हैं वो बहुत अच्छी एडवांटेजेस पोजीशन में हैं। कैसे? उनकी तेल की नीड्स भी पूरी हो रही हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पैसेज जो है वो ईरान किसी हद तक, जिसको टारगेट नहीं करना वो ईरान को पता है कि किसको टारगेट नहीं करना, और चाइना उसमें बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। लेकिन बहरहाल टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट शायद चाइना ने दी हो, पहले रेडार सिस्टम्स की सपोर्ट दी हो, शायद इंटेलिजेंस की सपोर्ट दी हो, रशिया और चाइना दोनों ने। लेकिन डायरेक्टली ये नहीं कूदेंगे जंग के अंदर मेरे ख्याल में। और हो सकता है कि अगर जैसे जंग बढ़ती है, बहुत ज्यादा होती है और दूसरे मुल्क आ जाएं, तो शायद शायद हो सकता है कि कोई हमें एरियल सपोर्ट हो जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। तो चाइना की हमेशा से नॉन कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी रही है, उसके अपने इकोनॉमिक मामलात हैं जो इसराइल के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, वो अपनी पोजीशन को बड़ा देख के चल रहा है। रशिया ऑन दी अदर हैंड यूक्रेन के अंदर फंसा हुआ है, उनका जाहिर है पहले ही जंग का जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, और ट्रंप और पुतिन की जो है वो बातचीत भी होती रहती है, अच्छी अच्छे अच्छे लेवल पे बातचीत भी होती रहती है। और यहाँ से मुझे नहीं लगता कि रशिया भी इसके अंदर आएगा। बहरहाल सपोर्ट दोनों मुल्कों ने किया है, एटलीस्ट इनडायरेक्टली किया है और पॉलिटिकली किया है। सपोर्ट दोनों ममालिक ने किया है, बिल वास्ता भी और बिला वास्ता भी, लेकिन बराह रास्त जंग में कूदना जो है ये एक बुनियादी सवाल है। जॉन हमारे साथ मौजूद थे। जॉन ने अभी इब्तदा की है अपने एक यूट्यूब चैनल की भी, जॉन हुसैन ऑफिशियल के नाम से। तो अगर आप लोग लम्हा बलम्हा की मालूमात तेहरान की, ईरान की, उसके मज़ाफ़ात की वो हासिल करना चाहें तो जॉन के उस यूट्यूब चैनल को भी आप विज़िट कर सकते हैं। जॉन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उम्मीद करते हैं कि आपके जो दिन हैं वो खैरियत से गुजरे, और उम्मीद करते हैं कि इस जंग का कोई हासिल निकले और ईरान जो है ये बेहतरी की तरफ गामजन हो, और वो ताकतें जो ईरान के ऊपर हमला आवर हैं उनको सही तरीके से जवाब मिल सके। जॉन, आपसे फिर कभी बात होगी किसी और मौजू के ऊपर। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।